हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रागिनी ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, कल हमने पढ़ा था प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आगे ऐतिहासिक काल के बारे में। कल की क्लास में हमने प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल देखा था, ताम्र पाषाण काल देखा था। ठीक है, आई होप आपको वो क्लास समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आगे ऐतिहासिक काल, तो इसकी पहचान क्या है? तो इसकी पहचान हमने पढ़ी थी कि इस काल में मनुष्य जो था, लिपि होती है उसको पढ़ तो पा रहा था, लेकिन वो लिपि से तो परिचित था, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था वो लिपि क्या है, लेकिन ये उसको पढ़ नहीं पा रहा था। ठीक है, इस तरीके से। तो फर्स्ट क्लास में हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी, अब आप जाके उसको देख लेना। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, या हड़प्पा सभ्यता। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसी को बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। सबसे पहले देखते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता, ये सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी। कहाँ मिली थी? सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और इसकी खोज की जानकारी सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई से हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो सबसे पहला तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसी को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है, तो जो सभ्यता है वो किस नदी के तट पर मिली थी? तो ये सिंधु नदी के तट पर मिली थी। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और इसकी जो खुदाई थी वो हड़प्पा पे हुई थी सबसे पहले। तो हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी वहाँ से इसका पता चला था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए, ये सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और इसकी सबसे पहले जो जानकारी है वो हड़प्पा की खुदाई से हुई थी। ठीक है, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के आपको नाम पता होने चाहिए और क्यों कहा जाता है, ये नदी किस नदी के तट पर मिली थी, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका समय पूछता है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास था वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। ठीक है, तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका जो समय है वो माना गया है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। ठीक है, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो पूरे विश्व की, पूरी दुनिया की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। ठीक है, शहरी सभ्यता यानी कि इसमें शहरी जीवन को बताया गया था। शहरी जीवन के बारे में हमें पता चला है कि यहाँ की जो सभ्यता थी वो शहरी लोगों से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती थी, यहाँ पे शहरी थे। ठीक है, इस तरीके से। चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में इसकी जानकारी दी। तो एक व्यक्ति थे चार्ल्स मैसन, उन्होंने क्या किया? सिंधु घाटी सभ्यता की 1826 में जानकारी दी थी। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद में 1921 ईस्वी में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिर्देशक, 1921 में एक व्यक्ति थे जो भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिर्देशक थे, जिनका नाम था सर जॉन मार्शल। जॉन मार्शल उनका नाम था। उनके समय में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। ठीक है, इस तरीके से। तो हड़प्पा की खोज किस सन में हुई थी? 1921 में। किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, लेकिन किसके साथ मिलकर की थी? तो उस टाइम के जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिर्देशक थे, जिनका नाम था सर जॉन मार्शल, उनके समय में की थी। ठीक है, इस तरीके से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। ठीक है, जॉन मार्शल के समय। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका समाज में जीवन कैसा था, वो लोग किस तरीके से रहते थे, क्या खाते थे, कौन कौन सी जो वहाँ पे सभ्यता थी वो हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, किस तरीके से उनका जीवन था, इसके बारे में बताया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समाज का स्वरूप मात्र सत्तात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो समाज का स्वरूप था, समाज में कैसा था, वो स्वरूप था मात्र सत्तात्मक। ठीक है, और सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। तो वेरी मोस्ट है, पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज का स्वरूप कैसा था, तो मात्र सत्तात्मक था कि पितृ सत्तात्मक? तो यहाँ है मात्र सत्तात्मक। ठीक है, शहरी जीवन था, माताओं को भी महत्व दिया जाता है। ठीक है, आप इस तरीके से इसको रिलेट कर सकते हो। जो ग्रामीण सभ्यता होती है, वैदिक सभ्यता, उसमें पितृ सत्तात्मक थे, क्योंकि गाँवों में ज़्यादातर पिताओं यानी कि पुरुषों के ऊपर जिम्मेदारियाँ होती है, लेकिन जो शहर होते हैं उनमें माताएँ भी अपना आगे हाथ देती हैं। ठीक है, इस तरीके से। और इसका जो समाज था वो 4 वर्गों में बटा हुआ था। ठीक है, इस तरीके से। तो वो 4 वर्ग कौन से थे? पहला था विद्वान वर्ग। ठीक है, विद्वान लोग थे।
विद्वान जैसे कि पुरोहित, पंडित वगैरह होते हैं। योद्धा वर्ग जो क्षत्रिय होते हैं। इसके बाद व्यापारी एवं शिल्पी, ठीक है, व्यापार और जो शिल्पी कार्य करते हैं, शिल्पी जो मकान बनाने का कार्य करते हैं। और लास्ट में श्रमिक जो मजदूर होते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये 4 वर्गों में बटा हुआ था समाज, कि कुछ लोग जो कम लोग थे वो विद्वान थे, और जो युद्ध करने जाते थे उनको योद्धा बोलते थे। व्यापारी और शिल्पी जो व्यापार का काम करते थे, दुकानें चलाते थे। आज के टाइम पे जैसे हमारे बाज़ार में कितने सारे व्यापारी होते हैं, उस तरीके से। और जो श्रमिक जो गाँव में किसान होते थे, काम करते थे, ठीक है, इस तरीके से। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें ये तो पता चल गया है कि मात्र सत्तात्मक था उनका समाज का स्वरूप, 4 वर्गों में बटा हुआ था, 4 वर्गों के नाम भी पता चल गए। अब उनका भोजन कैसा था, भोजन करने का तरीका कैसा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का भोजन करते थे। आपको पता होगा गाँव के जो लोग शहर में जो व्यक्ति रहते हैं वो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक शहरी सभ्यता थी, शहरी, उसमें बिल्कुल शहरपन था, ठीक है, शहर जैसा था। तो जो शहर के लोग हैं वो शाकाहारी भी होंगे और मांसाहारी भी होंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का क्या करते थे, भोजन करते थे, इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप आपको जो क्लास अच्छी लग रही होगी और आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कहीं पर भी आपको डाउट लग रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। एक तो आप लोग कमेंट नहीं करते हो, ठीक है। इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियोस बनाना पड़ता है, नोट्स बनाती हूँ, लेकिन आप लोग बाद में रिस्पॉन्स भी नहीं देते हो, ठीक। तो ये सही नहीं है, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताया कीजिए। चलिए आगे देखते हैं समाधान प्रणाली। समाधान का मतलब होता है उनकी मृत्यु हो जाती है उनके समाज में जब लोगों की, तो वो किस तरीके से उसको दफनाते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने मृतकों का 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। तो समाधान प्रणाली 3 प्रकार की थी, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में थी। यहाँ पे जो लोग मर जाते थे उनका 3 प्रकार से अंतिम संस्कार किया जाता था, ठीक है। लेकिन 3 प्रकार से एक ही व्यक्ति का नहीं होता था, कुछ लोग एक तरीके से, कुछ लोग दूसरे तरीके से और कुछ लोग तीसरे तरीके से अपने स्वजनों का अंतिम संस्कार करते थे। तो पहला था पूर्ण समाधान। पूर्ण समाधान क्या होता है, तो मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा। कोई व्यक्ति अगर मर जाता था तो जो लोग पूर्ण समाधान को अपनाते थे वो अपने मृतकों को कब्र में दफना के रख देते थे, ठीक है, इस तरीके से। आंशिक समाधान, जो आंशिक समाधान को अपनाते थे वो क्या करते थे, मृतकों के शरीर को जंगल में रख देते थे, और जंगल में जो पशु पक्षी उनके मांस को खा लेते थे तो हड्डियों को दफना देते थे, इस तरीके से। तो ये लोग क्या करते थे, अपने अगर इनके स्वजनों का मृत्यु हो जाती है तो वो जंगल में ले जाकर उसको छोड़ देते थे, फिर वो जंगल में जो जानवर होते थे उसको खा लेते थे और सिर्फ हड्डियाँ बचती थी, तो वो हड्डियों को उठाकर ले आते थे, इस तरीके से उनका आंशिक समाधान करते थे, ठीक है। फिर बनता है दाह संस्कार। दाह संस्कार यानी कि मृतकों को जलाने की परंपरा, मृत्यु हो जाने के बाद अपने मृतकों को जला दिया जाता था, तो ये दाह संस्कार। इस प्रकार से ये तीनों संस्कारों के पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और दाह संस्कार, इस तीनों तरीके से क्या करते थे, समाधान प्रणाली देखी गई है। कहाँ देखी गई है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में देखी गई है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं चौथा है नगर नियोजन। नगर नियोजन कैसा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर थे। पूरे विश्व में सबसे अच्छी तरीके से बनाए हुए सुनियोजित नगर थे, पूरे तरीके से व्यवस्था के साथ बनाया गया था, नलियों के साथ। नालियाँ कैसी बनाई जाएंगी, वो भी ढकी हुई कैसे, गंदे कचरे का, गंदे पानी का किस तरीके से निपटारा किया जाएगा, पानी की व्यवस्था, यानी कि एक पूरी तरीके से शहरी व्यवस्था यहाँ देखने को मिली है जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता के जो सुनियोजित नगर थे ये देखने को मिले सबसे पहले। दूसरा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में संभवतः पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है। तो हमें जो सिंधु सभ्यता में स्थल मिले हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बहुत सारे स्थल मिले हैं, तो लेकिन जो ज़्यादातर इन 2 स्थल हैं यहाँ पे पक्की ईंटों का प्रयोग मिला है, ठीक है, कि ईंटें जो थी पहले के टाइम पे पक्की ईंटों से भवन बनाए जाते थे, ठीक है, इतना ज़्यादा समृद्ध था पहले के समय पर। सिंधु सभ्यता में जो मकान के दरवाजे होते थे, मकान के दरवाजे वह मुख्य सड़क पर ना खुलकर पीछे की ओर गलियों में खुलते थे। इतने अच्छे तरीके से वो मकान बनाते थे कि उनके अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो खेलने के माध्यम से अगर बाहर निकल भी जाए तो वो बिल्कुल सड़क पे ना खुले, इस तरीके से वो अपने घर का जो दरवाज़ा था वो पीछे गलियों में खोलते थे, यहाँ पे कोई खतरा नहीं होता था, ठीक है, इस तरीके से। तो वो बहुत ही सुनियोजित नगर थे, इस तरीके से। ये हमें कहाँ देखने को मिले, सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है, जिसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने, किसके समय पे, जॉन मार्शल के समय पे, और सन थी 1921, ठीक है, इस तरीके से। जब आप इसको दोबारा की वीडियो देख के पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है
सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें सबसे ज़्यादा चौड़ी जो सड़क है वो कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो, जो एक पूरा स्थल है, ठीक है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है। तो यहाँ पे मिली है, जिसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? 10 मीटर। 10 मीटर चौड़ी सड़क मिली है यहाँ पे, ठीक है। 10 मीटर चौड़ी इस तरीके से। सामान्यतः मकानों में 4 से 5 कमरे बनाए गए, ठीक है। तो जो मकानों के कमरे थे वो 4 से 5 बनाए जाते थे। मकान की जिसमें क्या होता था? आंगन होता था, रसोई घर, स्नानघर एवं कुएं तथा कुछ बड़े घरों में शौचालय भी मिलते थे। इस तरीके से कमरे बनाए जाते थे कि आंगन बनाएंगे, उसमें रसोई घर, स्नान गृह, कुएं तथा कुछ घरों में जो बड़े बड़े घर होते थे उनमें शौचालय भी मिले हैं, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। इसके अलावा ढकी हुई नालियाँ भी मिली है। मैंने पीछे बताया था आपको, ढकी हुई नालियाँ, इतनी व्यवस्थित तरीके से ये सभ्यता थी जिसमें जो नालियाँ थी उसको ढकी हुई तरीके से बनाया गया था, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पुरा स्थल। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे क्या क्या मिला है? तो सबसे पहले जो मिला है वो है हड़प्पा। हड़प्पा, ठीक है। तो इसकी जो खोज थी 1921 में हुई थी। सन पूछा जाता है 1921 में। तो इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, ठीक है। ये रावी नदी के तट पर वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। और ये रावी नदी के तट पर है। कहाँ है? रावी नदी के तट पे। अब आप ये मत कहना सिंधु नदी के तट पे है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है सिंधु नदी के तट पर मिली है, इसलिए उसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। और इसकी जो खुदाई थी वो हड़प्पा से इसकी जानकारी मिली है। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता है वो जो खुदाई की गई थी वो किस नदी पे की गई थी? रावी नदी पे की गई थी। इसलिए जो इसको रावी नदी के तट पर जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है वहाँ पे हमें हड़प्पा सभ्यता मिली है, ठीक है। और यहाँ से निम्न वस्तुएं भी मिली है। जब हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी रावी नदी के तट पर, यहाँ से कई सारी वस्तुएं मिली है कि हड़प्पा में क्या क्या तरीके के लोग रहते थे, वो क्या क्या करते थे, ठीक है। तो हड़प्पा में श्रमिक आवास मिले हैं, यानी कि जो श्रमिक लोग होते थे उनके आवास देखने को मिले हैं। अन्नागार मिला है, अन्न को रखने के लिए अन्न के जो गार बनाए जाते थे, अन्नागार, ठीक है। लकड़ी का ताबूत मिला है, लकड़ी का ताबूत जो दफनाने में इस्तेमाल किया जाता था। फिर मिला है RH-37 कब्रिस्तान, इसको बार बार पूछा गया है, RH-37 कब्रिस्तान और श्रमिक आवास, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं इस तरीके से, ठीक है। दूसरा है मोहनजोदड़ो। पहला हड़प्पा था, दूसरा पूरा स्थल क्या मिला है? मोहनजोदड़ो। दूसरे नंबर पे है मोहनजोदड़ो। इसकी खोज हुई थी 1922 में, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो सभ्यता का उत्खनन 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया था। इसकी खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। और कब की थी? 1922 में की थी। वर्तमान में ये सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। तो ये कहाँ है? पाकिस्तान जो देश है, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश, उसमें एक प्रांत है, प्रांत मतलब राज्य होता है, सिंध राज्य, उसके एक जिले में, लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो है, ठीक है, इस तरीके से। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, ठीक है, मृतकों का टीला। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। तो यहाँ से क्या क्या मिला है हमें? यहाँ से हमें पुरोहित आवास मिला है। पुरोहित मतलब जो ब्राह्मण लोग थे, पुरोहित लोग थे, यहाँ पे रहते थे। कहाँ? मोहनजोदड़ो में। अन्नागार मिला है। अन्नागार मतलब यहाँ पे अन्न के भंडार, अन्न को धरने के लिए जो बड़े बड़े भंडारण के लिए वो बनाए जाते थे, कुछ बड़े बड़े मटके टाइप के वो मिले हैं, ठीक है। विशाल स्नान गृह मिला है, ठीक है, पूछ लिया जाता है विशाल स्नान गृह कहाँ मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो में, ठीक है। घर में कुआं मिला है, ठीक है, घर में कुआं। आदि शिव की जो मूर्ति है वो भी मिली है, ठीक है, इस तरीके से। और ये पूछा जाता है कि कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली है? तो कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति भी हमें मोहनजोदड़ो में मिली है। और सबसे चौड़ी सड़क जो 10 मीटर की है, कितनी है? 10 मीटर की, ये भी हमें देखने को मिली है इस तरीके से, ठीक है। तो ये बात हो जाती है मोहनजोदड़ो के बारे में। इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? सन याद रखना है, किस सन में हुई थी? 1922 में। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। कौन से प्रांत में? सिंध प्रांत के लरकाना जिले में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला बोलते हैं। और यहाँ से क्या क्या मिला है? सबसे ज़्यादा है कांसे की मूर्ति, चौड़ी सड़क, विशाल अन्नागार, विशाल स्नान गृह और पुरोहित आवास। ये सब कुछ मतलब ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है, इस तरीके से। चलिए अब आगे देखते हैं। तीसरा है चनहूदड़ो। चनहूदड़ो जो है तीसरे नंबर पे मिला है। तो इसकी खुदाई गोपाल मजूमदार ने की थी, गोपाल मजूमदार ने की थी। और इसमें और वर्तमान में ये सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। तो आपने देखा होगा मोहनजोदड़ो और चनहूदड़ो। चनहूदड़ो जो है ये भी पाकिस्तान में है और इसकी जो खुदाई थी गोपाल मजूमदार ने की थी और ये भी सिंधु नदी के तट पर है, ठीक है।
ये एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है। तो ये पूछ लिया जाता है कि दुर्ग रहित एकमात्र शहर कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वो है चनहूदड़ो। ये कैसा है? दुर्ग रहित है। यहाँ पर कुछ वस्तुएं मिली है और ये एक औद्योगिक शहर है। यहाँ पे औद्योगिक धंधे वगैरह किए जाते थे, औद्योगिक शहर है, ठीक है। यहाँ से क्या मिला है? सबसे पहले यहाँ से मिली है लिपस्टिक। क्या मिली है? लिपस्टिक। शीशा मिला है देखने वाला, जो दर्पण आईना होता है। मन की और गुड़िया। मन की और गुड़िया ये वेरी मोस्ट है। मन की और गुड़िया बार बार पूछा गया है कि मन की और गुड़िया कहाँ से मिले हैं। कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान, ये भी पूछा गया है, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन वही लिखे हैं जो बार बार पूछे गए, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने कुछ भी छोड़ दिया तो वो डेफिनेटली अगर आपको एग्जाम में मिल गया तो आप बहुत पछताओगे, इसलिए मिली हुई चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या मिला है? मन की और गुड़िया, कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान, ठीक है। लिपस्टिक, शीशा, चनहूदड़ो आपकी जो खोज की थी गोपाल मजुमदार ने की थी और ये पाकिस्तान में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दुर्ग रहित है। कैसा? दुर्ग रहित है, ठीक है। अब आगे देखते हैं चौथा, रोपड़। रोपड़ जो है वो कहाँ पे है? तो इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। यज्ञदत्त शर्मा इसके खोजक है, माने कि इन्होंने खोज की थी इनकी। और ये वर्तमान में पंजाब में सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है। ये जो है पंजाब में है, सतलुज नदी के किनारे पर, ठीक है। यहाँ से अनेक वस्तुएं मिली है। सबसे पहले क्या मिला है? तो यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इट्स वेरी मोस्ट, बहुत बार पूछा गया है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण किस सभ्यता से मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत रोपड़ से मिले हैं। रोपड़ जो पूरा स्थल है, ठीक है। नवपाषाण काल में भी ऐसे ही सब बुर्जुहोम में मिले थे। हमने पीछे पढ़ा था, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पहली क्लास देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो बुर्जुहोम है उसमें कब्र में कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण भी मिले हैं, ठीक है। तो ये था रोपड़, ठीक है। इसमें आप खोजकर्ता याद रखना यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है। हाँ, फिर आता है हमारा कालीबंगा। 5वें नंबर पे है कालीबंगा। इसकी खुदाई बीके थापड़ और बीबी लाल ने की थी। इसकी खोजकर्ता कौन है? बीके थापड़ और बीबी लाल, ठीक है। वर्तमान में ये राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। राजस्थान में घग्गर नदी है, उसके किनारे पर ये स्थित है, ठीक है। इस तरीके से कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृत को कटीला। उसी तरीके से कालीबंगा का अर्थ है काली मिट्टी की चूड़ी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर मिली चीज़ें, यहाँ पर क्या क्या मिला है? तो हल से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि हल से जुते हुए खेत के निशान किस पूरा स्थल से मिले हैं, तो वो है कालीबंगा, ठीक है। इस तरीके से अलंकृत ईंटें मिली है। यहाँ पे हवन कुंड बनाए जाते थे। हवन और कुंड मिले हैं और चूड़ी मिली है, इस तरीके से, ठीक है। कहाँ मिले हैं? ये कालीबंगा में मिले हैं, ठीक है। इस तरीके से इसकी खोज करता है बीबी लाल, बीके थापड़। काली मिट्टी की चूड़ी, इसी का मतलब होता है कालीबंगा का मतलब हल से जुते हुए खेत के निशान, ये वाला याद रख लेना। इसके बाद अलंकृत ईंट, हवन कुंड और चूड़ी, ये सब कुछ यहाँ से मिला है, ठीक है। इस तरीके से अगला है धोलावीरा। धोलावीरा, ठीक है। तो इसकी जो खुदाई है वो रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। किसने की थी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। ये वर्तमान में गुजरात में स्थित है, ठीक है। कहाँ है ये? गुजरात में है। यहाँ पर निम्नलिखित वस्तुएं मिली है, जैसे कि स्टेडियम यहाँ पे मिला है, ठीक है। कहाँ? धोलावीरा में। इसके बाद में 7वें नंबर पे जो पूरा स्थल है उसका नाम है सुरकोटदा। सुरकोटदा, ठीक है। इसका उत्खनन यानी कि इसकी जो खोज है जगपति जोशी ने की थी। जगतपति जोशी ने, ठीक है। इसका जो वर्तमान में ये कहाँ है? गुजरात में स्थित है। ये भी गुजरात में, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी वस्तुएं मिली थी? तो ये यहाँ पे घोड़े की हड्डियाँ मिली थी। घोड़े की हड्डियाँ कहाँ मिली थी? सुरकोटदा में। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य किस पूरा स्थल से मिले हैं, तो वो है सुरकोटदा पूरा स्थल, ठीक है। इसके बाद आता है लोथल। लोथल सभ्यता का उत्खनन SR राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में करवाया था। तो जो लोथल सभ्यता है वो कहाँ मिली है? गुजरात के अहमदाबाद शहर में मिली है और ये यहाँ पे भोगवा नदी है, ठीक है। और इसकी जो खोज थी SR राव ने की थी, ठीक है। इस तरीके से पर यहाँ पे कौन कौन सी वस्तुएं मिली है? वो है यहाँ से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिला है। सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह जो लोथल में मिला है, ठीक है। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर मिलते हैं। एकमात्र बंदरगाह है ये पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में। ये एक ऐसा पूरा स्थल है जिसकी घरों के दरवाजे जो है मुख्य सड़क पर है, बाकी सबके पीछे गलियों में खुलते हैं, लेकिन ये इसके दरवाजे कहाँ खुलते हैं? बाहर की ओर, ठीक है। तो इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बनाए सारे के सारे। पहला तो पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह है वो इसके बारे में पूछा गया है। दूसरा है कि सड़कों के दरवाजों की ओर सड़कों की ओर जो दरवाजे मिले हैं वो किस सभ्यता में मिले हैं और किसके पूरा स्थल से मिले हैं, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल पूरा स्थल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। लोथल पुराने टाइम पे एक बंदरगाह, यहाँ पे बहुत विशाल बंदरगाह हुआ करते थे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं।
अभी तक बात की थी हमने पुरा स्थलों के, ठीक है। तो जितने भी पुरा स्थल थे सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है और जो बार बार आते ही है, वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला देखते हैं, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। इसके अलावा और क्या बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं सैंधव सभ्यता, सैंधव वासियों की उपज बोलते हैं, इसीलिए ये नाम जो है अंग्रेजों ने दिया था, ठीक है। सैंधव मतलब कपास की उपज, कपास जो था भारत में बहुत ज़्यादा पहले के टाइम पे उगाया जाता था, इसलिए इसको बोला जाता है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, आप सिर्फ नाम याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, सैंधव सभ्यता भी बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है। कांस्य की खोज हुई थी ना, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक, जो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी और पढ़ी नहीं जा सकी, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी, जो अभी तक पढ़ी नहीं गई, लेकिन ये किधर से किधर लिखी जाती थी, तो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, ठीक है। सैंधववासी विश्व में कपास में प्रथम उत्पादक थे। सैंधववासी यानी कि जो भारत के लोग थे, वो पूरे विश्व में कपास में सर्वप्रथम उत्पादक थे। सबसे ज़्यादा जो कपास था हमारे यहीं उगा जाता था, ठीक है। इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिंड्रोन रखा। ये यूनानी लोग थे, उन्होंने कपास को बोला सिंड्रोन, ठीक है, जिसका अर्थ है सैंधववासियों की उपज। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंड्रोन का अर्थ क्या होता है, तो सैंधववासियों की उपज, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। हमने पीछे देखा है कि जो व्यापारी सभ्यता थी, यहाँ पे कैसी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, और शहर के जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, व्यापारी करते हैं। तो ये जो लोग थे वो कृषि भी करते थे, ऐसा नहीं है कि कृषि नहीं करते थे, पशुपालन भी करते थे, लेकिन वो व्यापार भी करते थे, ठीक है। अहम भूमिका में क्या थी, व्यापार की थी। इसके अलावा जो सभ्यता के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो माप तोल से परिचित थे। अब व्यापारी लोग होंगे तो माप तोल से तो बिल्कुल परिचित होंगे ही ना, ठीक है। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक है। अभी तक लोहे की खोज नहीं हुई थी, अभी तक सिर्फ तांबे की खोज हुई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः लाल रंग का उपयोग होता है। तो जो हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन मिले थे, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, उसमें लाल रंग का उपयोग मिला है, ठीक है, लाल रंग का। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में बहुत से जानवरों के चित्र मिले हैं, पर शेर के चित्र नहीं मिले हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी उनमें बहुत से जानवरों के चित्र देखने को मिले हैं, पर शेर जो है शेर, उसके चित्र देखने को नहीं मिले, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में किस जानवर के चित्र देखने को नहीं मिले हैं, तो वो है शेर। इसके बाद पूछा गया है कि मिट्टी में किस रंग का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में किस रंग का प्रयोग किया जाता था, तो वो था लाल रंग, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, लोहे से। हड़प्पा सभ्यता के लोग ज़्यादातर कौन सा व्यापार करते थे, ज़्यादातर कौन सा व्यवसाय करते थे, तो वो था व्यापार, ठीक है। सिंड्रोन का अर्थ क्या होता है, सैंधववासियों की उपज, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किधर से किधर लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के अन्य नाम क्या है, सैंधव सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये सारे के सारे जितने भी मैंने क्वेश्चन बना के बोले वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और रह गया, उसको देखते हैं, ठीक है। तो लास्ट बचता है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में सेल खड़ी का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया जाता था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार बना है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी उन पे सेल खड़ी का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया जाता था, ठीक है। चलिए एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और आप लोग है कि कमेंट करके बताते भी नहीं हो। आप लोग यहाँ भी रहते हो, जिस भी शहर में रहते हो, जिस भी राज्य में रहते हो, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किस शहर के हो, किस राज्य के हो, ठीक है। अगर आप गांव या शहर से हो तो आप कमेंट करके बताइए, उसका नाम भी लिखिए कि आप किस गाँव से हो या किस शहर से हो, ठीक है। अगर आपके आसपास भी आप ही की तरह अगर लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप उसको या उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए।